सीएस एग्जीक्यूटिव का रिवीजन अपलोड किया था डायरेक्टली फ्रॉम मॉड्यूल, वो आपको अच्छा लगा रहेगा। अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो। उसके रिलेटेड अभी मैं आपको क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा देता हूँ। इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक अपना काम नहीं बनेगा। चैप्टर 1 के रिलेटेड कुछ बेसिक्स अभी तक सिर्फ आप देखोगे तो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं है। चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम को 7-8-9 नंबर का आ गया था एग्जाम में, मतलब 50 में से सोचो इतना तो यही आ गया था। इसमें मैंने आपको बताया था 4-5 पार्ट है, टैक्स रेट के रिलेटेड है, बेसिक्स है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर वगैरह। फिर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, और कुछ 1-2 छोटे मोटे कंसेप्ट्स है। तो वो जो चैप्टर 2 है उसके रिलेटेड अपन 100 क्वेश्चन के आसपास, 100 क्वेश्चंस के आसपास करने वाले हैं। इसके रिलेटेड पीडीएफ जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है ना, सेम टू सेम टेलीग्राम चैनल का नाम है। आपको क्या करने का है, स्पेस नहीं छोड़ना है, वो TAXCENTER लिख देना है, तो आप क्या टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां से आप क्या करना है, पीडीएफ कलेक्ट कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आईसीएसआई के, और वीडियो के एंड में मैं आपको ये चैप्टर का क्या वेटेज है, पिछले 5 साल में इसका कौन से अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है वो बता दूंगा। चैप्टर 1 आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल से है, थोड़ा सा थियोरेटिकल टाइप है। लास्ट में करते हैं। सबसे पहले हम लोग फटाफट एमसीक्यू सॉल्व करना चालू करते हैं। जो कौन से अटेम्प्ट में आए हुए हैं वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, इनकम टैक्स इन इंडिया इज चार्ज एट रेट्स प्रिस्क्राइब बाय। कौन सा एक्ट प्रिस्क्राइब करता है रेट जिसके थ्रू आपका इनकम टैक्स चार्ज होता है। तो देखो, दो तरीके की रेट होती है इनकम टैक्स में। एक होती है जो नॉर्मल टैक्स रेट होती है, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिविजुअल के ऊपर 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख से तक कोई टैक्स दे, 2,50,000 से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, ये सब आपका फिनांस एक्ट में होता है, करेक्ट है। और बाकी जो कुछ ऐसी टैक्स रेट होती है जो स्पेशल टैक्स रेट होती है, जो कभी ज्यादातर चेंज नहीं होती, जैसे इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स रेट होता है, रॉयल्टी के ऊपर होता है, लॉटरी के ऊपर 30% होता है, करेक्ट है। वो सब आपका इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है। पर यहाँ पे कौन से रेट की बात कर रहा है, ये जो आपका नॉर्मल टैक्स रेट्स होता है वो कहाँ पे दिया रहता है, फिनांस एक्ट में दिया रहता है। आंसर जो है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हैं, तो जब आप पीडीएफ बाद में रेफर करोगे तो इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 231 फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन क्या थी सर? पर्सन की डेफिनेशन थी 2 × 3 + 1। ये मैंने बताया था 231 2 × 3 + 1। दो दो का 3 जोड़ी बना दो, और एक क्या करना है अदर वाला। दो दो के 3 जोड़ी में सबसे पहले था इंडिविजुअल एचयूएफ, फिर था कंपनी फर्म, फर्म में एलएलपी आ जाएगा, और एओपी बीओआई और लोकल अथॉरिटी, और लास्ट पे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? इंडिविजुअल पर्सन के डेफिनेशन में होता है एचयूएफ, इंडिविजुअल पर्सन के डेफिनेशन में होता है कंपनी, होता है माइनर करके कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। तो माइनर इज करेक्ट आंसर, आंसर इज डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न नोन एज। जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो उस ईयर को क्या बोला जाता है सर? प्रीवियस ईयर बोला जाता है, करेक्ट है। और जिसमें इसका असेसमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? असेसमेंट होता है उसको, आपका असेसमेंट ईयर बोला जाता है। प्रीवियस ईयर में जब आप इनकम अर्न करते हो, और असेसमेंट ईयर में उसके ऊपर आप क्या करते हो? टैक्स भरते हो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टर्म असेसी मीन्स अ पर्सन। असेसी का मतलब क्या होता था? हम लोग ने देखा था सेक्शन 27 में असेसी का डेफिनेशन दिया था, बराबर है। असेसी के डेफिनेशन में बोला था वो हर एक आदमी असेसी है, करेक्ट, जो इनकम टैक्स पे या तो टैक्स पे कर रहा है या फिर कोई एनी अदर सम ऑफ मनी पे कर रहा है। एनी अदर सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, फीस हो गया, कुछ भी पे कर रहा है। प्लस 3 पर्सन इंक्लूड होते थे। एक ऐसा पर्सन जिसका असेसमेंट हो रहा है इनकम टैक्स में। कैसा असेसमेंट? कोई भी तरीके का असेसमेंट, उसके इनकम का असेसमेंट, लॉस का असेसमेंट, रिफंड का असेसमेंट, या किसी और का इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल हो रहा है उसका असेसमेंट।
सेकेंड पॉइंट में लिखा था कि कोई डीम्ड एसएससी होता है वो भी आपका एसएससी माना जाता है, और तीसरा कोई एसएससी इन डिफॉल्ट होता है वो भी आपका एसएससी माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एसएससी इन डिफॉल्ट एसएससी माना जाता है बिल्कुल। फ्रॉम हुम टैक्स इज ड्यू, ये तो पहले ही लाइन में लिखा था कि जिससे टैक्स जमा कराना होता है वो एसएससी होता है, या फिर जिसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, मतलब कोई असेसमेंट चल रहा है, ये भी एसएससी होता है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर अशोक कमेंस मेडिकल प्रैक्टिस ऑन 1st of September 2019। 2019 में अशोक ने क्या किया है, कोई प्रैक्टिस स्टार्ट किया है अपनी डॉक्टरी की। द प्रीवियस ईयर क्या होगा ये प्रोफेशन का फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, पिछले साल के हिसाब से है। तो कौन सा आपका प्रीवियस ईयर होगा, तो प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में दिया हुआ है, वो क्या बोलता है, 3 तरीके के अलग अलग प्रीवियस ईयर हो सकते हैं। जनरली तो जो फाइनेंशियल ईयर होगा वही आपका प्रीवियस ईयर होगा, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये केस में 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 19। पर अगर आपने बिजनेस बीच में स्टार्ट किया, तो जहां से बिजनेस स्टार्ट होता है वहां से लेके 31 मार्च आपका क्या मान लिया जाता है, प्रीवियस ईयर मान लिया जाता है। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट होता है 1 सितंबर 2019 से, तो 1 सितंबर से 31 मार्च आपका क्या मान लिया जाएगा, प्रीवियस ईयर मान लिया जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, 1 अप्रैल से नहीं, 1 सितंबर से लेके 31 मार्च, ये करेक्ट है, तो करेक्ट है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। इनकम टैक्स इन इंडिया इज चार्ज एट अ रेट प्रिस्क्राइब बाय, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको आपको कट कर देना है अपने। मैंने मेरा जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो मैंने निकालने की कोशिश की है, कोई कोई चीजें हो सकती है तो ये आपको कट कर देना है। बार बार एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना। A new business set up on 1st of July and trading activity was commenced from 1st of September। प्रीवियस ईयर क्या होगा, जब से बिजनेस स्टार्ट होता है तब से, या जब से ट्रेडिंग एक्टिविटी कमेंस होती है तब से। समझो ना, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया टैक्स सेंटर का 1 जुलाई को, पर सेल करना स्टार्ट किया कब से, 1 सितंबर से। तो प्रीवियस ईयर क्या माना जाएगा, 1 जुलाई माना जाएगा। 1 जुलाई से लेके आपका 31 ऑफ मार्च क्या मान लिया जाएगा, प्रीवियस ईयर मान लिया जाएगा। कहीं लिखा नहीं है कि जब से ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हुआ। फिर पूछा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224 डेफिनेशन ऑफ इनकम इज, इनकम का डेफिनेशन क्या कैसा होता है। तो बहुत सारी जहां पे गवर्नमेंट को टैक्स लेने का ज्यादा मौका मिलता है, जैसे कि आपका इनकम का डेफिनेशन हो गया, जैसे कि आपका ट्रांसफर का डेफिनेशन हो गया, जैसे कि आपका बिजनेस का डेफिनेशन हो गया, प्रोफेशन का डेफिनेशन हो गया, ये सब डेफिनेशन जो होती है ना, ये हमेशा इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है। सर इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है इनकम एज पर सेक्शन 224 इनकम इंक्लूड दिस। ऐसा नहीं होगा इनकम मीन्स दिस, इनकम मीन्स हो जाएगा तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हो जाएगा कि इतना जो है यही इनकम है। पर इंक्लूड का फायदा क्या होता है, कल को जाके गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ और पॉइंट ऐड करने हैं तो पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर है 10th क्वेश्चन, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज अ बिजनेस लॉस ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए का बिजनेस लॉस है। अनएक्सप्लेन्ड शेयर मनी टू द ट्यून ₹25 लाख, 25 लाख रुपए का अनएक्सप्लेन्ड मनी मिला है। तो ये सेक्शन वो 69 ए बी सी डी वाले 4 सेक्शन है ना, उसके रिलेटेड है। द टोटल इनकम ऑफ अ कंपनी विल बी, इनकम कितना होगा, तो देखो 10 लाख का तो क्या है आपका लॉस है, लॉस है 10 लाख का, इनकम है 25 लाख का। तो क्या सर सेट ऑफ कर दे क्या, नहीं। वो जो 69 ए बी सी डी 4 सेक्शन है, 69 ए 69 बी 69 सी 69 डी, उसमें आपका जो भी आप इनकम अर्न करते हो, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, या अनएक्सप्लेन्ड मनी या इन्वेस्टमेंट या हुंडी वाले ट्रांजेक्शन, उसमें जो इनकम आती है वो किसी और लॉस के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकती। उसके ऊपर आपका 60% टैक्स आता है, 25% सरचार्ज आता है, 4% सेस आता है। तो यहाँ पे आपका इनकम जो होने वाला है वो 25 लाख होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट आता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का कौन सा एग्जांपल नहीं है, तो सबसे पहले मनी रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर। अगर आप शेयर इश्यू करते हो और उसके ऊपर आपको मनी मिलता है तो रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है सर, रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे है भाई, ये तो कैपिटल रिसिप्ट है। फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दिया, उसके रिलेटेड पैसा मिला तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। अगर आप कोई गुड्स बेच के पैसा कमा रहे हो, ये ऑब्वियस ही बात है भाई, रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर आपका ये, तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो आप रोज का रोज ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस के ऑर्डिनरी पर्पस के लिए कर रहे हो। तो आप अगर कोई गुड्स बेच रहे हो, उससे आपको पैसा मिल रहा है, तो ये आपका क्या है, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर 12th पॉइंट पे आते हैं, इनकम ऑफ बिजनेस कमेंस ऑन 1/3/2021 विल बी असेस इन असेसमेंट ईयर। मतलब जो बिजनेस कमेंस हुआ था 1 मार्च 2021 को, उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? ये जून 9 में पूछा था भाई, बड़ा ही सिंपल है। प्रीवियस ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर होगा 1 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2021। मतलब क्या आपका 2021 क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 21-22 होने वाला है। द टर्म इनकम इंक्लूड्स लीगल इनकम, इलीगल इनकम, बोथ या फिर नन। इनकम के अंदर कौन कौन से इनकम आएगी? मतलब सवाल यही पूछा जा रहा है। लीगल इनकम तो आएगी, अपने को पता है। इलीगल इनकम आएगी क्या? जब मैं आपको रिवीजन करा रहा था, मैंने आपको बोला था एक केस लॉ था जो जनरली प्रोफेशनल फाइनल में आएगा, टीए कुरैशी नाम का। वो क्या करता था? ड्रग्स का सप्लाई करता था। जब इनकम टैक्स वालों ने, गवर्नमेंट ने पकड़ा, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स वाले भी आ गए कि भाई टैक्स भरो। तो उसने क्या सवाल किया कि भाई ये तो इलीगल इनकम है, इलीगल इनकम के ऊपर तुम कैसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, टैक्स ले सकते हो? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, बेसिकली केस लॉ में उस कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने साफ साफ बोला कि भाई इनकम भले ही क्या है, इलीगल है, पर इसके ऊपर टैक्स तो लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इलीगल इनकम के ऊपर भी टैक्स लगता है, मतलब दोनों इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी, मतलब ऐसा कौन सा आदमी है जो हो सकता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया? अगर आपको पता है तो रेजिडेंट में दो बाइफर्केशन होते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, करेक्ट। पर ये वाले बाइफर्केशन सिर्फ दो लोगों के लिए ही होते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए होता है, एक एचयूएफ के लिए होता है, करेक्ट है। तो ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया? फर्म, एचयूएफ, एओपी, कंपनी। तो जो आपका फर्म है ये तो या रेजिडेंट बनेगा या नॉन रेजिडेंट बनेगा, एओपी या तो रेजिडेंट बनेगा या नॉट रेजिडेंट बनेगा। कंपनी का भी सेम है। पर एचयूएफ अगर रेजिडेंट बनता है तो उसके कर्ता अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है 6(6) का, तो आर एंड ओ आर हो जाएगा, नहीं तो आर बट एनओ आर हो जाएगा। इज इट ओके? यस। फिर नेक्स्ट आते हैं, इनकम अंडर सेक्शन 224 इंक्लूड्स। 224 का इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बैंकिंग बिजनेस कैरिड ऑन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी विथ इट्स मेंबर, ये इनकम में आता है। देखो, जो भी 5 हेड में इनकम टैक्सेबल होता है ना, वो सब इनकम फ्रॉम आपका इनकम की डेफिनेशन में डाला हुआ है। सेकंड, एडवांस मनी फॉरफिटेड। एडवांस मनी फॉरफिटेड आपको पता है कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस में है। और प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम, ये तो सीधा प्रॉफिट एंड गेन है, पीजीबीपी का इनकम है। तो ये दोनों जो है ये आपका डेफिनेशन में आएगा, तो दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। द डायरेक्टर ऑफ कंपनी was paid ₹5 lakh as a consideration for resigning from 16, एक second, correct. The director of company paid ₹5 lakh as a consideration for resigning from directors by XYZ. Such amount shall be treated as, मतलब समझो ना, एक कोई डायरेक्टर है, एम्प्लॉय रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो कंपनी में, वहां से उसको क्या कर दिया, निकाल दिया गया। और वो निकालने के लिए उसको 5 लाख रुपया क्या दिया हुआ है, पेमेंट दिया हुआ है एज अ कंसिडरेशन। तो ये 5 लाख रुपया रेवेन्यू एक्सपेंस होगा या कैपिटल एक्सपेंस होगा या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस होगा? गिफ्ट तो होगा ही नहीं भाई। क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2018 एग्जाम में, तो क्या होगा आपके साथ? ये आपको कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू देखना है पता है? आपको डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना, आपको देखना है कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी ने अपने ऑर्डिनरी बिजनेस से क्या किया है, एक आदमी को निकाला है, उसके लिए उसको क्या किया है, टर्मिनेशन का पेमेंट दिया। ये उसके लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। अगर ये इनकम की बात होती तो शायद कुछ और हो जाता, क्योंकि इनकम कभी कभी ऐसे केस में मिलती है तो वो कैपिटल नेचर का हो जाता। पर ये एक्सपेंस कर रहे हो आप, एक आदमी को निकाल रहे हो, उसके रिलेटेड उसको टर्मिनेशन का कोई अमाउंट पे कर रहे हो, ये आपका क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स इफ ही और हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न, ये रेसिडेंशियल स्टेटस में एक कंसेप्ट आता है, आपको पता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, जो क्या बोलता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या? बड़ा ही सिंपल है भाई। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब वो आदमी खुद, इधर खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पे बॉर्न हुए हैं, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या है, आज का इंडिया, आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश, ये 3 स्टेट, 3 कंट्रीज बेसिकली। तो अनडिवाइडेड इंडिया इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। इंडिया
इंडिया अदर देन JNK नहीं, अनडिवाइडेड इंडिया इस क्या है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एपेक्स कोर्ट इन केस ऑफ सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड। कल वाले रिवीजन में, परसों रिवीजन अपलोड किया था, करेक्ट है, रिवीजन में मैंने क्या किया था, एक सौराष्ट्र सीमेंट का केस लॉ डिस्कस किया था जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। इसमें क्या हुआ था, एक सप्लायर था जिसने आपका कैप सीमेंट का बेसिकली कोई प्लांट एंड मशीनरी था वो देने में लेट कर दिया था कस्टमर को, तो कस्टमर को क्या पे किया उसने, जो भी लेट हुआ उसके लिए लिक्विडेटेड डैमेज पे किया। तो ये लिक्विडेटेड डैमेज कोर्ट ने जो डिसाइड किया था उसमें क्या माना गया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना गया था, बिकॉज ये आपका कैपिटल के रिलेटेड है, बेसिकली आपके बिजनेस एक्सपेंशन वगैरह के रिलेटेड है, ऑर्डिनरी कोर्स का नहीं है, ऐसा कोर्ट का जजमेंट है। सौराष्ट्र सीमेंट वर्सेस CIT गुजरात, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया। अभी यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कौन सा इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया। अगर आप एक्ट देखोगे ना तो एक्ट में सेक्शन नंबर 7 बात करता है इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया। उसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, अगर आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है एम्प्लॉयर का या उसके ऊपर इंटरेस्ट। दूसरा बात करता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कोई ट्रांसफर करते हो वो इनकम। और तीसरा पॉइंट आपका एक्ट बोलता है एनपीएस के रिलेटेड के, इसमें क्या इनकम डीम टू रिसीव का मतलब क्या है, इनकम मिलेगी आपको कभी और, पर गवर्नमेंट क्या बोले ये आपकी अभी रिसीव हो चुकी है। ये सेक्शन 7 बोलता है, जिसका टाइटल ही यही है, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया। पर जो CS एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल है, जो मॉड्यूल है उसमें ये 3 में से सिर्फ 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, अपने को सिर्फ मॉड्यूल फॉलो करना है। उसके साथ 4-5 और पॉइंट दिए हुए हैं जो कि कॉमन सेंस वाले पॉइंट है, जिसमें ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो कैश क्रेडिट सेक्शन 68 और 69 वाले पॉइंट है ना वो है, TDS वाला भी पॉइंट है, वो रिविजन में कवर है, आप देख सकते हो। और डिविडेंड डिक्लेयर बाय कंपनी ये भी है, साथ में इंटरिम डिविडेंड भी है, और उसके साथ साथ ये वाला पॉइंट ये है URPF से RPF। ये दिसंबर 20 में क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब पिछले अटेम्प्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एक्ट की देखोगे तो एक्ट में डीम टू रिसीव इन इंडिया का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7, जिसमें 3 पॉइंट कवर है, पर आपके मॉड्यूल में जैसे कि ये 7-8 पॉइंट कवर है, वो आप रिविजन देख सकते हो, डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से कराया हुआ रिविजन है, तो इट विल हेल्प यू, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एम्पावर्ड विच ऑफ यूनियन लिस्ट टू लेवी इनकम टैक्स अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। भाई ये वो वाला क्वेश्चन है कि क्या पता है MCQ में पूछ ले, तो एंट्री नंबर 82 है, समझाने जैसा कुछ नहीं, याद कर लेना। एंट्री 82 के थ्रू आप क्या करते हो, इनकम टैक्स चार्ज करते हो यूनियन लिस्ट के अंदर, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 21, मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रेलेवेंट फॉर। कौन से केस में आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेलेवेंट नहीं होता है। तो देखो 2 तरीके की मेथड ऑफ अकाउंटिंग होती है। पहला होता है आपका मर्केंटाइल बेसिस और दूसरा आपका होता है कैश बेसिस, करेक्ट है। जनरली आप इनकम टैक्स में यही फॉलो करते हो, पर अगर आप PGBP या IFOS ये हेड में टैक्सेबल हो तो आप जो चाहे वो कर सकते हो, मर्केंटाइल या कैश बेसिस। सेक्शन 145 बात करता है इनकम टैक्स का मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। तो ये केस में क्या बोला है, किसके केस में आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेलेवेंट नहीं है। सबसे पहले PGBP के केस में रेलेवेंट है। कैपिटल गेंस के केस में रेलेवेंट है कि नहीं है, नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी के केस में भी रेलेवेंट नहीं है, तो आपका आंसर ये हाउस प्रॉपर्टी है। तो ये ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, IFOS कर सकता हूँ। तो हाउस प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा मेथड ऑफ अकाउंटिंग। IFOS और PGBP के केस में होता है। ऑल ऑफ द अबव तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के केस में क्या नहीं होगा। तो सर किस किस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो हाउस प्रॉपर्टी के केस में मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेलेवेंट नहीं होता, IFOS में होता है, कैपिटल गेन में नहीं होता और सैलरी में नहीं होता, ये 3 में नहीं होगा, ठीक। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट चार्जेबल एट द रेट। जो अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट सेक्शन नंबर 68 बात करता है, जिसके रिलेटेड हम लोगों ने कल एक केस लॉ डिस्कस किया था। कौन सा केस लॉ था सर, केस लॉ था आपका M वेंकटेश्वर राव, करेक्ट हो, पार्टनरशिप फॉर्म वाला, याद है। तो उसके केस में सर टैक्स रेट क्या होता है, 60% टैक्स रेट होता है, प्लस 25% कंपल्सरी सरचार्ज होता है, प्लस 4% सेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कि HUF होता है, उसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं। फैमिली ऑफ मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस इंक्लूड होते हैं, नहीं होते।
फैमिली ऑफ जैन, सिख और बुद्धिस्ट इंक्लूड होते हैं? बिल्कुल इंक्लूड होते हैं, आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है। बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, तो 23 का आंसर क्या होने वाला है? बी। फिर नेक्स्ट आते हैं एओपी। एओपी शुड कंसिस्ट ऑफ आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो है उसमें कौन कौन आएंगे? तो देखो नाम ही क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स कौन होता है? 2 इंटू 3 प्लस 1 पर्सन होते हैं। तो इसमें जितने भी पर्सन दिए हैं वो सब कहाँ पे आ सकते हैं? एओपी में आ सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है? इंडिविजुअल ओनली नहीं, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल ओनली नहीं, बोथ ऑफ द अबव, भाई बोथ ऑफ द अबव हाँ हो सकते हैं, नन ऑफ द अबव नहीं। मतलब इंडिविजुअल और इंडिविजुअल को छोड़ के कोई और आदमी सब एओपी बन सकते हैं, पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, नाम क्या है? इंडिविजुअल्स की बॉडी है, तो ये केस में सिर्फ इंडिविजुअल ही आ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आते हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ऊपर दे देता हूँ। द सर्क्यूलर इश्यूड बाय सीबीडीटी आर बाइंडिंग। जो सीबीडीटी सर्क्यूलर्स इश्यू करता है, तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट आते हैं। एक होता है सर्क्यूलर, दूसरा होता है नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन होता है ना, वो आपका हर एक पर्सन के ऊपर बाइंडिंग होता है, कोई भी आदमी हो सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। जैसे कि एग्जांपल है ड्यू डेट एक्सटेंड होने का नोटिफिकेशन। पर जो सर्क्यूलर्स होते हैं, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं ना, उनके ऊपर ही बाइंडिंग होते हैं। बाकी सबके ऊपर ऑप्शन रहता है, अगर फॉलो करना है तो करो। तो बाइंडिंग किसके ऊपर होगा? सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर बाइंडिंग होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं एवरी असेसी इज अ पर्सन एंड, मतलब एक लाइन बोल दी है कि हर एक असेसी जो होता है वो क्या होता है? पर्सन होता है। तो क्या सर जितने भी पर्सन होते हैं वो असेसी होते हैं क्या? नहीं। पर्सन का डेफिनेशन क्या है? इंडिविजुअल पर्सन है, एचयूएफ पर्सन है, कंपनी पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म पर्सन है, ये सब लोग 7 लोग पर्सन है। पर असेसी कौन है? स्पेसिफिक लिखा है, आप टैक्स भर रहे हो, या आपका असेसमेंट हो रहा है, या आप डीम असेसी हो, या आप क्या हो? असेसी इन डिफॉल्ट हो। मतलब पर्सन अगर बोले तो इतना बड़ा गोला है, तो उसमें से असेसी कितने हैं? इतने हैं। ये सब लोग हो सकता है असेसी नहीं हो। करेक्ट है। एवरी असेसी इज अ पर्सन एंड एवरी पर्सन इज ऑल्सो असेसिंग नहीं। एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन असेसी, करेक्ट है। एंड इंडिविजुअल इज ऑलवेज असेसी नहीं। एचयूएफ इज ऑलवेज असेसी नहीं। मतलब ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे कि हर एक असेसी पर्सन तो होगा, पर जरूरी नहीं है हर एक पर्सन क्या हो? असेसी। और लास्ट पॉइंट सिंपल है कि चार्जिंग सेक्शन क्या है इनकम टैक्स एक्ट का? तो सेक्शन 4 जो है वो क्या है आपका? चार्जिंग सेक्शन। सिंपल। तो सेक्शन वाइज एक बार, क्या सेक्शन 1 क्या था? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। सेक्शन 2 क्या था आपका? डेफिनेशन। सेक्शन 3 क्या बात करता था? प्रीवियस ईयर की बात करता था। सेक्शन 4 क्या बात करता है? चार्जिंग सेक्शन की बात करता है। सेक्शन 5 क्या बात करता है सर? सेक्शन 5 बात करता है टोटल इनकम के स्कोप के बारे में। 6 रेसिडेंशियल स्टेटस, 7 इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, 8 आपका इंटरिम डिविडेंड, सिलेबस का पार्ट नहीं है, टेंशन मतलब। 9 जो है इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। यहाँ तक हम लोग ने रिविजन कर चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सेक्शन 10 जो कि आपका चैप्टर 3 है, उसका मैं रिवीजन आपके मॉड्यूल से कराऊंगा। अभी तक क्वेश्चंस हुए नहीं है, ये जस्ट स्टार्टिंग है। फिर आईसीएसआई के कुछ केस लॉ के मॉड्यूल में कुछ केस लॉ दिए हुए हैं, 2 केस लॉ है। एक तो ये सौराष्ट्र सीमेंट का है, दूसरा एम वेंकटेश्वर राव का है, जो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। कहाँ पे? अपने जो रिविजन वीडियो किया था उसमें। अभी पार्ट बी के ऊपर आते हैं। पार्ट बी में क्या है? जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग ने 27 क्वेश्चन किए हैं, इसमें मैं नहीं तो आपको 40-50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। फिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम के रिलेटेड भी इसमें इंक्लूड होंगे, और फिर टैक्स रेट के रिलेटेड भी 30-40 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो अपना इन ऑल ग्रिप बन जाएगा, और इसमें मोस्टली सब देखोगे तो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है। तो 1 मिनट का चाहिए तो आप ब्रेक ले लो, ज्यादा नहीं, 30-40 सेकंड का, पानी वानी पी लो 1 मिनट का। फिर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ पार्ट बी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। अभी नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, जो कि रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर क्वेश्चंस है। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये चैप्टर 2 में, तो रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर से पूछे जाएंगे। 100% सीएस के एग्जाम में 1-2-3 ऐसे कुछ 2-3 क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर पक्का आने वाले हैं। इस बार और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको जब मैंने रिवीजन कराया है तो आपने देखा रहेगा 2 अमेंडमेंट भी है। अगर पीछे कुछ थोड़ा साउंड आ रहा रहेगा तो इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज पीछे बारिश आ रहा है, मुंबई का बारिश कोई नहीं रोक सकता, ठीक है।
पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं, पहले क्वेश्चन। इसका टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें सब कुछ पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस कवर है। अतुल इज अ फॉरेन सिटीजन। अतुल करके एक आदमी है जो कि फॉरेन का सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है। हिज फादर वॉज बोर्न इन, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस है। अतुल मतलब कौन है? इंडिविजुअल है। तो अपने को क्या करना है? इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है। अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो एक बार जो रिवीजन वाला वीडियो है वो चेकआउट कर लेना, उससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, मतलब रिवाइज हो जाएगा, आपको पता रहेगा, आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। His father was born in Delhi in 1952। 1952 में उसके पापा दिल्ली में बॉर्न हुए हैं और उसकी मदर जो है वो इंग्लैंड में बॉर्न हुई है। उसके ग्रैंडफादर जो है वो दिल्ली में बॉर्न हुए हैं। मतलब ये कौन है? जो पर्सन है ये कौन है? इंडिविजुअल है, फॉरेन का सिटीजन है, पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए। अतुल जो है इंडिया में विजिट करता है ताजमहल देखने के लिए, और इंडिया में क्या कर रहा है? वो विजिट कर रहा है। मतलब ये केस में सिर्फ अपने को 182 डेज वाला क्राइटेरिया देखना है, 60 डेज प्लस 365 डेज वाला नहीं देखना है। ही केम टू इंडिया ऑन 1st of November 2020 फॉर 200 डेज। इंडिया में कब आया है? 1st of November में आया है, ठीक है। ही हैज नेवर कम टू इंडिया बिफोर, उससे पहले वो इंडिया में कभी नहीं आया है। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस 6 साल के लिए निकालना है। तो जब देखो 1st नवंबर क्यों आया है, तो ये फर्स्ट भी क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। तो नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31, जैन के 31, फेब के 28 और मार्च के 31। अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे तो होता है 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, 151 डेज, जो कि 182 डेज से कम है। करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? अतुल है वो नॉन रेजिडेंट मान लिया जाए। सिंपल है। यस सर, सिंपल है। इसके साथ अभी ये वाली ही जो कंडीशन है कि या तो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में विजिट करने आ रहा है, तो उसका एक और कंडीशन अभी आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना है? अगर उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो या तो 182 डेज देख लो। अगर 182 डेज सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको क्या देखना है? पिछले साल में 120 दिन इंडिया में रहा है, प्लस पिछले 4 साल में 365 दिन इंडिया में अगर रहा है, 365 डेज इंडिया में रहा है, तो इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। पर यहाँ पे कुछ वो फॉरेन, पहले तो वो कंसेप्ट था नहीं, अमेंडमेंट आया है, तो वो पहले था ही नहीं, तो अपने को देखने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आता है, द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय अ पर्सन टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आर एंड ओ आर बनने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी पर्सन को कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? तो आर एंड ओ आर बनने के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है? सबसे पहले इंडिविजुअल होता है और दूसरा एचईएफ होता है। बाकी जितने भी एससीज होते हैं, पर्सन होते हैं, या तो वो रेजिडेंट होते हैं या नॉन रेजिडेंट होते हैं। पर इंडिविजुअल और एचईएफ जो होते हैं, रेजिडेंट बनने के बाद या तो आर एंड ओ आर होते हैं या आर एंड एन ओ आर होते हैं। सिंपल है। यस सर, सिंपल है। तो इंडिविजुअल या एचईएफ को आर एंड ओ आर बनने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? 2 कंडीशन होती थी। एक तो 730 दिन पिछले 7 साल में, और पिछले 10 साल में कितना? 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए। तो पहला है ही इज रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर। करेक्ट है। यहाँ पे मैं ईयर लिख देता हूँ, ये सब मैंने खुद ने टाइप किया है। प्रीवियस ईयर में 10 प्रीवियस ईयर में से 2 प्रीवियस ईयर वो रेजिडेंट होना चाहिए, और दूसरा वो 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए पिछले 7 साल में, ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर। करेक्ट है। तो दोनों जो है ए एंड बी कंडीशन करेक्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, एक्स एन इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इन दिल्ली सिंस 1981। एक्स जो है वो इंडिया का सिटीजन है। करेक्ट। पहला पॉइंट ध्यान रखो, इंडिया का सिटीजन है। इंडिया छोड़ के जा रहा है, दिल्ली छोड़ के जा रहा है जापान को। कब जा रहा है? 2018 में जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। ठीक है। He came back to India on 1st of January 2021 on a visit। विजिट के लिए आ रहा है, इंडियन सिटीजन विजिट के लिए इंडिया में आ रहा है। एंड स्टेड फॉर 4 मंथ, 4 महीने के लिए इंडिया में रहा है। तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, बहुत ही सिंपल है। अगर देखो इंडिया में कोई आ रहा है, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्यों विजिट करने के लिए आ रहा है, तो आपको सिर्फ 182 डेज वाला क्राइटेरिया देखना है। कौन सा? सिर्फ 182 डेज वाला क्राइटेरिया देखना है। 4 साल में 365 वगैरह नहीं देखना है। तो 182 डेज सेटिस्फाई होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि वो 1 जनवरी हुआ है। जनवरी का 31 डेज, फेब का 28 डेज और मार्च का कितना? 31 डेज। तो ये 182 तो होगा नहीं। एक और ये वाले केस में मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इंडियन सिटीजन
इंडियन सिटीजन जिसका इंडियन सोर्स से इनकम, इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख है, प्लस वो 120 दिन इन प्रीवियस ईयर और 365 डेज इन पूरे साल में, 4 पिछले सालों में अगर सेटिस्फाई करता है तो इंडियन रेजिडेंट बन जाएगा, और हमेशा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये कुछ क्या तकनीकी कारण से कट चुका है क्या पता क्या हुआ है, ठीक है, मैं वो देख के अपडेट कर दूंगा शीट में, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, रितेश एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट फॉर यूके ऑन 1st of September 2020। रितेश है जो कि इंडियन सिटीजन है, ठीक है, यूके के लिए छोड़ के चला गया है इंडिया। कब छोड़ के गया है? 1 सितंबर 2020 को गया है इंडिया छोड़ के, टू टेक अप जॉब देयर। हिज रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा वो अपने को बताना है। देखो, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, या दूसरा पर्पस क्या है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन के जा रहा है, तो वो केस में भी आपको 182 डेज ही देखना होता है, 365 और वो नहीं देखना होता 60 डेज। सर किसमें देखना होता है किसमें नहीं देखना होता, बहुत फटाफट बता देता हूँ। जनरली आपको 182 डेज देखना होता है, अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो पिछले साल में 60 दिन और पिछले 4 साल में 365 डेज। पर 2 एक्सेप्शन है। पहला है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है? जॉब करने के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर क्रू मेंबर, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, ऐसे करके वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो क्या मान लिया जाएगा? उसके केस में सिर्फ 182 डेज देखा जाएगा। और दूसरा, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आ रहा है विजिट करने, तो वो केस में भी 182 डेज देखा जाएगा। और ये जो सेकंड वाला कंडीशन है ना, उसमें क्या है, अमेंडमेंट है, जो मैं बार बार ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि तो ये केस में क्या होगा, वो कभी इंडिया में आया है, इंडिया छोड़ के गया 1 सितंबर को, तो उससे पहले वो इंडिया में था, करेक्ट है। तो अपने को 182 दिन 182 डेज देखने हैं। अप्रैल का 30 डेज, मई का 31 डेज, जून का 30 डेज, जुलाई का 31 डेज, अगस्त का 31 डेज और सितंबर का 1 दिन। जिस दिन जाता है या जिस दिन आता है वो भी इंडिया में काउंट होता है। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 60 + 62 + 32 154 डेज होते हैं। तो 154 डेज 182 डेज नहीं है, तो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। सिंपल है, समझ रहा है, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राजीव, इंडियन सिटीजन, brought up in born and brought up in India, left for employment, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है। कभी छोड़ के जा रहा है? 15/10/2020 को छोड़ के जा रहा है बेल्जियम में। पहले कभी इंडिया छोड़ के नहीं गया है। रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो सिंपल है, सेम ही क्वेश्चन है, बस डेट चेंज कर दिया। तो कितना दिन इंडिया में रहा है? अप्रैल का 30 दिन, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 15 दिन, करेक्ट है। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 90 होता है और 62 + 31 + 15, 198 डेज वो इंडिया में रहता है। 182 डेज से ज्यादा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। उसके साथ साथ वो पहले हमेशा इंडिया में ही रहता था, तो पिछले 7 साल में 730 दिन क्या पूरा का पूरा इंडिया में रहा है, और पिछले 10 साल में वो इंडिया का रेजिडेंट है। 2 साल क्या पूरे 10 साल इंडिया का रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिया जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है सर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मिस्टर राम जी, एज 55, कर्ता ऑफ एचयूएफ, डूइंग टेक्सटाइल बिजनेस एट नगर, कोई नगर, श्रीनगर, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर टेक्सटाइल का बिजनेस करता है, एक एचयूएफ का करता है। राम जी जो है वो दुबई में रह रहा है पिछले 10 साल से, और इंडिया में विजिट करता है हर साल 20 दिन के लिए, फॉर फाइलिंग हिज इनकम टैक्स रिटर्न एंड टेकिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ एचयूएफ। उसके 2 मेजर सन है जो क्या करते हैं, बिजनेस इंडिया का है, और एचयूएफ का जो बिजनेस है उसको देखते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस एचयूएफ का क्या होगा भाई, सिंपल सी चीज है। एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए अपने को क्या देखना होता है, अगर बिजनेस होनली या पार्टली कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, तो एचयूएफ क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। बिजनेस तो इंडिया से ही कंट्रोल हो रहा है, करेक्ट है सर, तो ये रेजिडेंट मान लिया जाएगा। उसके बाद देखना पड़ता है अगर कर्ता जो है, करता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, अगर जो करता है एडिशनल कंडीशन मतलब 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 साल, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है करता, तो क्या माना जाएगा, वो आर एंड ओ आर है एचयूएफ, नहीं तो आर एंड एन ओ आर है।
तो ये केस में तो उसे 20 दिन आ रहा है, तो 730 दिन ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये केस में क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी, मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, कर्ता इज इफ कर्ता इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया बट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ इज सिचुएटेड पार्टली इन इंडिया एंड इन द प्रीवियस ईयर द एचयूएफ इज डैश। मतलब क्या बोला है कि कंडीशन क्या है, देखो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली है इंडिया से, और कर्ता जो है वो क्या है आपका आर एंड ओ आर है, तो पार्टली या होली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा भी इंडिया में है तो एचयूएफ क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, कर्ता भी आर एंड ओ आर है तो ये एचयूएफ क्या माना जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सिंपल है। नाइन्थ क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन अ प्रीवियस ईयर in which the Feb month has a 29 days। ठीक है, एक ऐसा previous year जिसमें Feb में उन 29 days है। If he is in India that year for a period or period amount to all days। क्या क्वेश्चन बोलना चाहता है सर, पहले ये बताओ। देखो इंडिविजुअल कब रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया का, कब, कौन से प्रीवियस ईयर में, जब फेब मंथ में 29 डेज है, ठीक है। इफ ही इज इन इंडिया दैट ईयर फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग टू, मतलब कितना दिन इंडिया में वो रहेगा तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। तो भाई सिंपल सी चीज है, 182 दिन या उससे ज्यादा, क्वेश्चन ही बोलता है 182 डेज है उससे ज्यादा प्रोविजन बोलता है, तो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। सिंपल है। तो ये जून 2008 में नया नया जब प्रोविजन आया रहेगा तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा रहेगा, अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, टेंशन मत लो। 10वां क्वेश्चन, राम वॉज बॉर्न एंड बॉटअप इन इंडिया। राम है जो इंडिया में ही बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है दुबई में, तो 182 डेज ही देखा जाएगा। ठीक है, इंडियन सिटीजन है तो बॉर्न एंड बॉटअप इंडिया में हुआ है, दुबई जॉब के लिए गया है। कब गया है, 20 अगस्त 2020 को गया। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अभी बार बार वैसे ही क्वेश्चन आ रहे देखोगे तो आप देखो फ्रीक्वेंसी सेम टाइप के क्वेश्चन ही बार बार आ रहे हैं। अप्रैल का 30 दिन, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 20 दिन। ये 100% 182 डेज तो क्रॉस करेगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, एचयूएफ ऑफ अश्विन कंसिस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड 2 सन इज असेस्ड टू इनकम टैक्स। ठीक है भाई, अश्विन का कोई एचयूएफ है जिसमें उसकी वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं, वो इनकम टैक्स के लिए असेस हुआ है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ वुड बी नॉन रेजिडेंट। कब एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, तो जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली आउटसाइड इंडिया होगा। करेक्ट है, तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर होली इन इंडिया होगा। ठीक है, होली आउटसाइड इंडिया, ये करेक्ट है। द स्टेटस ऑफ कर्ता इज नॉन रेजिडेंट, ये तो बाद में देखा जाता है, पहले नहीं देखा जाता। मेजोरिटी ऑफ मेंबर, ऐसा तो कोई प्रोविजन ही नहीं होता। अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंडिया से बाहर है तो आपका क्या माना जाएगा, ये केस में माना जाएगा कि आपका एचयूएफ नॉन रेजिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आता है, टोटल इनकम I'm sorry. Total income of a person is determined on the basis of his। टोटल इनकम किस बेसिस पे निकाला जाता है, देखो 2-3 चीजें होती है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है, उसका सिटीजनशिप देखा जाता है, क्या नहीं देखा जाता, बोथ ए एंड अबव नहीं, तो ये केस में तो रेसिडेंशियल स्टेटस, इसके साथ साथ 2-3 और चीजें देखी जाती है कि प्लेस का क्या है जहाँ पे इनकम एक्रू हुई है, टाइम क्या है जहाँ पे इनकम एक्रू हुई है। वो जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम देख रहे थे उसमें 3-4 पॉइंट था ना स्टार्टिंग में सेक्शन 5 में, उसकी बात हो रही है। मिस्टर आलोक चटर्जी बॉर्न एंड बॉटअप इन इंडिया सिंस 1970। ठीक है, 1970 में बॉर्न हुआ है और आलोक चटर्जी इंडिया में ही रहता है। सिंगापुर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो भाई आप खुद कर लेना, मतलब 10 अक्टूबर तक 30 डेज, अप्रैल का 31, मई का, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30 और अक्टूबर का 10। ये अगर 182 डेज से ज्यादा होता है तो रेसिडेंट है, नहीं तो नहीं रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं, जॉन इज अ फॉरेन सिटीजन। जॉन जो है, मिस्टर जॉन एक फॉरेन सिटीजन है, यूएसए में बॉर्न हुए हैं, उसके पापा जो है वो दिल्ली में बॉर्न हुए थे एंड इज ग्रैंडफादर लाहौर में बॉर्न हुए। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, जो पहला क्वेश्चन था ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 1, उसके सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर पाकिस्तान में बॉर्न हुए हैं, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं 1935 में, तो ये क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। इंडिया में विजिट करने आ रहा है, फर्स्ट टाइम इंडिया में विजिट करने आ रहा है और इंडिया में रह रहा है 183 डेज या उससे ज्यादा, उसके बाद वो यूएसए को चला गया। तो देखो 182 डेज से ज्यादा है, रेजिडेंट तो बन गया। अभी अपने को देखना आर एंड ओ आर है या आर एंड एन ओ आर।
तो उसके लिए देखना पड़ेगा क्या है पिछले 10 साल में 2 साल रेजिडेंट था क्या, नहीं फर्स्ट टाइम आ रहा है इंडिया में, पहली बार इंडिया में आ रहा है, तो 10 साल में 2 साल तो ये रेजिडेंट था नहीं। करेक्ट है सर। उसके बाद अपने को देखना है ये कंडीशन ही खत्म हो गया तो आगे देखने की जरूरत है। एक और कंडीशन होती है पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहा है क्या, वो भी नहीं रहा, तो ये केस में क्या माना जाएगा, आर एंड एनवार मान लिया जाएगा। I'm sorry. Question number 15. The income earned during the previous year is subject to tax under the Act on the basis of residential status of assessee. However, residential status of assessee dash every year. क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है किसी एसएससी का, क्या वो हर साल चेंज होगा क्या, क्या आपको हर साल उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा, विल सर्टेनली चेंज। नहीं ऐसा नहीं, विल सर्टेनली नहीं, मतलब आपको हर साल देखना पड़ेगा, पर जरूरी नहीं है ना कि हर साल चेंज होगा, कभी चेंज हो सकता है कभी चेंज नहीं होगा, तो मे चेंज, कभी वो चेंज हो सकता है कभी चेंज नहीं हो सकता, पर आपको चेक हर साल करना पड़ेगा। हो सकता है ये साल कोई रेजिडेंट है, अगले साल नहीं नॉन रेजिडेंट, समझो ये साल मैं पूरा इंडिया में था तो इंडिया में रेजिडेंट हूँ, अगले साल मैं जो चला गया यूएस से जॉब करने के लिए, तो अगले साल मैं पूरा साल यूएस में हूँ, तो क्या हूँ मैं नॉन रेजिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट एवरी ईयर ऑफ रेसिडेंशियल, ये आपका सेम क्वेश्चन हो चुका है तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, एक ही चीज को बार बार नहीं करना। Thomas, an Indian citizen living in Kerala since birth 1955। तो थॉमस है वो बर्थ कहाँ पे हुआ है उसका, केरला में हुआ है, ठीक है, 1995 55 से केरला में रह रहा है, और लेफ्ट फॉर यूएई ऑन 13th ऑफ जून 2016। 2016 की 13 जून को क्या करता है, इंडिया छोड़ के चला जाता है। सैलरीड एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्ट है उसका 4 साल का, और केम बैक ऑन 7th ऑफ जुलाई 2020, और 7 जुलाई 2020 को वो क्या करता है, इंडिया में वापस आता है और सेटल हो जाता है केरला में। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा अपने को वो देखना है। सर रेसिडेंट है तो पहले देखना पड़ेगा क्या ये 182 डेज सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 7 जुलाई को इंडिया में आ गया, तो इंडिया में कितना रहा, 7 को इंडिया में माना जाएगा तो 31 में से 6 गया, जुलाई का 25, जुलाई अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जैन का 31, फेब का 28 और मार्च का 31। ये ऑब्वियसली 182 डेज से ज्यादा है, अपने को पता है, तो ये क्या माना जाएगा, ये देखो 268 डेज है यहाँ पे, ये साल 268 डेज है, तो आपका रेजिडेंट तो बन गया। अभी अपने को चेक करना पड़ेगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में वो 2 साल इंडिया का रेजिडेंट था, बिल्कुल था, क्योंकि 4 साल पहले तक तो वो इंडिया में ही पढ़ रहा था, इंडिया में ही हमेशा के लिए बैठा था, तो वो था। दूसरा देखना है कि पिछले 7 साल में वो 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया का रेजिडेंट था क्या, तो 2021 में अगर आप देखोगे तो वो 268 डेज इंडिया में था, 1920 में वो जीरो था, 18-19 में जीरो था, 17-18 में वो कितना था, जीरो था, पर 16-17 में ये वाले पीरियड की बात कर रहा हूँ, वो 13 जून तक इंडिया में था, मतलब 74 डेज वो इंडिया में था। 15-16 और 14-15 में वो 365 डेज था, तो टोटल इसका 730 डेज से ज्यादा होता है, और 2 साल रेजिडेंट था, तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आते हैं। मिस कपूर born in UK came to India for the first time on 10th of 5 2019। कपूर है कोई जो कि यूके में बॉर्न हुई है, इंग्लैंड में बॉर्न हुई है, ठीक है सर। कपूर है जो यूके में बॉर्न हुई है, इंडिया में पहली बार विजिट करने आ रही है ऑन 10th ऑफ मई 2019, और इंडिया में रहती है 31st ऑफ अगस्त 2020। उसके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स जो कि ढाका में बॉर्न हुए हैं 1941, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं। ये जो आपकी है यूके वाली, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाती है, करेक्ट है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाती है, तो इसके लिए 182 डेज देखा जाएगा। मई में कितना दिन रही है, 31 में से 9 अगर मैं निकाल देता हूँ तो 22 डेज मई में रही है, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31, तो ये 182 डेज नहीं होता तो नॉन रेसिडेंट मानी जाएगी, करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन कंपनी इज रेजिडेंट फॉर द ईयर 2021 इफ मतलब इंडियन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे देखा जाएगा, सवाल ये पूछता है।
तो देखो इंडियन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस आपको देखना है, तो सबसे पहले इंडियन कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है तो इंडियन कंपनी तो हमेशा रेजिडेंशियल रेसिडेंट मानी जाएगी, पर जो फॉरेन कंपनी है वो भी रेसिडेंट मानी जाएगी अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में, पोएम इंडिया में, ठीक है। तो इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्डिंग, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि ये पोयम वाला फंडा है ना, ये 2-4 साल पहले ही आया है। उससे पहले क्या होता था, जो एचयूएफ का अपन देखते ना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के हिसाब से, वैसे ही सेम टू सेम रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनी का भी देखा जाता था, करेक्ट है। तो ये तो पोयम वाला कंसेप्ट अभी आया है, 2015 में था नहीं पोयम वाला कंसेप्ट, तो वो केस में ये जो प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखा जाता था, तो अभी ये क्वेश्चन रेलेवेंट भी नहीं है, अभी ये वाला कंसेप्ट है, पहले कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के हिसाब से होता था। तो आंसर क्या है, रिगार्डलेस ऑफ प्लेस ऑफ कंट्रोल। मैंने आंसर अपडेट कर दिया है कि अभी कोई प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले फर्क पड़ता था, अभी इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे। होप सो आपको ये हेल्प हो रहा है। मेरा देखो कोई इधर प्रमोशन मार्केटिंग कोई वो है नहीं प्लान, सिंपल सी चीज है, मैं आपको ये सब कराना चाहता हूँ, हो जाए हेल्प हो तो बस थैंक यू बोल देना। अब वो भी मन में बोलोगे चलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, तो भाई मेरा भी ग्रोथ होगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है, हम सब मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अल्फा लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। अल्फा लिमिटेड इंडियन कंपनी है, ये क्या करती है, बिजनेस करती है दिल्ली में और लंदन में। टोटल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंपनी का सिचुएटेड है लंदन में। मोर देन, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, इंडियन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, हमेशा रेसिडेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 21, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई कंपनी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब फॉरेन कंपनी है, ठीक है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली सिचुएटेड इन इंडिया है, तो क्या मानी जाएगी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अभी यहाँ पे वो फंडा है कि अगर आपको पोएम नहीं पता होता है तो अपने को आगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना पड़ता है, जिसमें अलग अलग क्राइटेरियाज दिए हैं। तो सिंपल सी बात, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्डी इन इंडिया है तो रेजिडेंट मानेंगे। सतीश brought into India in a previous year past untaxed income which was earned in UK. The income will be taxable in Satish in hand of none of them. क्यों सर, ये past untaxed income होता है, ये रेमिटेंस कर रहा है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई रेमिटेंस कर रहा है फॉरेन से इंडिया में, इनकम एक्रू आ रहा है इस फॉरेन में हुई है, फिर रेमिटेंस इंडिया में हो रहा है, तो वो केस में इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर आते हैं। अभय करता है अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 में अभय की फॉलोइंग इनकम है। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 1/4 बिंग रिसीव इन इंडिया, ठीक है। 1/4 इंडिया में मिला है, मतलब 50,000 रुपये इंडिया में मिला है यूके के डेवलपमेंट बॉन्ड का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, इंडिया में कोई बिल्डिंग बेचा है, बट रिसीव कहाँ हुआ है, पैसा हॉलैंड में हुआ है, ठीक है, 2 लाख रुपया। इनकम लाइबल टू टैक्स कितना होगा असेसमेंट ईयर में, इसके हाथ में। तो देखो कौन कौन सी इंडियन इनकम, इन कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। अभी देखो बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस के कुछ क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अभी स्कोप ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। कोई इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है तो इंडिया में टैक्सेबल होगा, इंडिया में डीम टू रिसीव हो रहा है तो इंडिया में टैक्सेबल होगा, इंडिया में एक्रू एंड अराइज हो रहा है तो टैक्सेबल होगा, इंडिया में डीम टू एक्रू एंड अराइज हो रहा है तो इंडिया में टैक्सेबल होगा। आर एंड ओ आर है कोई, तो उसके हाथ में पूरा इंडिया का इनकम टैक्सेबल होगा, ठीक है। पर एक इनकम है जो स्पेशल है, वो है रेमिटेंस का इनकम। इंडिया में कोई चीज आप रेमिट करा रहे हो इनकम, तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। पहले किधर और अर्न किया, बाद में इंडिया में रेमिट किया। तो यहाँ पे देखो इंडिया में रिसीव कितना हुआ है, 2 लाख, तो 2 लाख का 1/4 कितना होगा, 50,000 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये देखो, ये कौन सा, ये स्पेशल केस है सेक्शन 9 का, जो दूसरा पॉइंट है ना, सेक्शन 9(9)(1)(1), जिसमें 4 पॉइंट थे। पहला था बिजनेस कनेक्शन, उसमें एक और पॉइंट था, अगर इंडिया से आप प्रॉपर्टी क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, इंडिया की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, भले ही इनकम कहीं पे भी मिल रही है, हम लोग ये मान लेंगे कि वो डीम टू एक्रू एंड अराइज इंडिया में होगी। मैंने एग्जांपल दिया था, मेरा लोखंड वाला का फ्लैट, मैं यूएस में रहता हूँ, मेरी फैमिली यूएस में रहती है, मैं कोई एजेंट के थ्रू अपना लोखंड वाला का फ्लैट बनवा बेचवाता हूँ, जो बायर है वो पैसा भी मेरे यूएस के अकाउंट में डालता है, फिर भी वो टैक्सेबल होगा इंडिया में, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ था, इंडिया में था। तो ये वाला केस है, तो ये 2 लाख पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, और ये इसमें से कितना 1/4 टैक्सेबल हो जाएगा, तो 2,50,000 इज राइट आंसर।
एक second. फिर थॉमस Incorporation of Australia borrowed a money of various company in Australia doing business in India in name of ANS Limited. थॉमस ने इंटरेस्ट पे किया है, वो क्या करता है, बोरो मनी करता है फ्रॉम वेरियस कंपनीज इन ऑस्ट्रेलिया। थॉमस है जो कि नॉन रेजिडेंट है ऑस्ट्रेलिया में, और भी बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया में छोटी छोटी कंपनी है जो कि क्या है, नॉन रेजिडेंट है, ऑब्वियस सी बात है। फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, तो ये क्या कर रहा है, थॉमस लिमिटेड इनसे लोन ले रहा है, करेक्ट है, इनको इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो हम क्या यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट है ये इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। तो आपका सवाल आना चाहिए, सर कोई इंडियन गवर्नमेंट शक्तिमान थोड़ी है जो एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट से लोन ले रहा है, उसके रिलेटेड कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, हम क्यों, गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट क्यों टैक्स लगे। ले सकती है, एक सिचुएशन में ले सकती है, जो कि मैंने बताया था आपको, सेक्शन 915 अच्छे से पढ़ना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट जो थॉमस ने लिया था वो अगर इंडिया में बिजनेस करने के लिए वो यूज कर रहा है, किसके लिए, बिजनेस के लिए, पर रॉयल्टी और एफटीएस में एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी था, कोई और रीजन के लिए भी इंडिया में यूज कर रहा है, तो उसके रिलेटेड जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो क्या मान लिया जाएगा, इंडिया में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, डीम टू एक्रू एंड अराइज हो जाएगा, कहाँ पे, इंडिया में। क्या बोला वापस, थॉमस नॉन रेजिडेंट है, उसने दूसरी नॉन रेजिडेंट से प्रिंसिपल अमाउंट लिया, को लोन लिया, उसके रिलेटेड इंटरेस्ट पे कर रहा है वो नॉन रेजिडेंट को, तो ये इंटरेस्ट के ऊपर हम इंडिया में बात कर रहे हैं, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, पर क्या बेसिस रहेगा, यूटिलाइजेशन बेसिस रहेगा कि वो पैसा यूटिलाइज कहाँ पे किया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनकम अक्रूइंग इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल फॉर, अगर कोई ऐसी इनकम जो एक्रू हो रही है इंडिया में, कब हो रही है, प्रीवियस ईयर में एक्रू हो रही है, तो वो टैक्स होगी क्या, किस किस के हाथ में टैक्स होगी, रेजिडेंट के हाथ में बिल्कुल, नॉन रेजिडेंट के हाथ में बिल्कुल, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में बिल्कुल, और नॉन रेजिडेंट के हाथ में, सबके हाथ में होगी। क्यों, अगर कोई इनकम रिसीव होती है इंडिया में, डीम टू रिसीव होती है, एक्रू एंड अराइज होती है, डीम टू एक्रू एंड अराइज होती है, वो सबके लिए इंडिया में टैक्सेबल होती है एक्सेप्ट रेमिटेंस वाला। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि बात करता है इनकम एक्रूइंग फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अ फॉरेन कंट्री इज टैक्सेबल इन केस ऑफ असेसी हु इज, ये क्या बोल रहा है, कोई ऐसी इनकम है जो कि एग्रीकल्चर इनकम है, फॉरेन से एग्रीकल्चर इनकम एक्रू हो रही है, कहाँ पे, इंडिया में हो रही है, नहीं, इनकम एक्रूइंग फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अ फॉरेन कंट्री इज टैक्सेबल, एक्रू भी फॉरेन में हो रही है और एग्रीकल्चर इनकम भी कहाँ की है, इंडिया की है, तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट के हाथ में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में, या नॉन रेजिडेंट के हाथ में, तो ये केस में ये सिर्फ रेजिडेंट के हाथ में होगी, क्योंकि रेजिडेंट के हाथ में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के हाथ में सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होती है जो या तो इंडिया में रिसीव हो, या डीम टू रिसीव हो, एक्रू एंड अराइज हो, या डीम टू एक्रू एंड अराइज हो। और ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में सिर्फ एक फर्क है कि अगर कोई आपको फॉरेन में इनकम एक्रू अराइज हो रही है, ऐसे बिजनेस जो कि सेटअप कहाँ पे है, इंडिया में है, तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होता है, पर नॉन रेजिडेंट के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, सिर्फ यही एक फर्क है, सिर्फ यही एक फर्क है, एग्जेम्प्ट मतलब स्कोप में ही नहीं आएगा इनकम के। फिर बात करें फॉरेन इनकम रिसीव इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, कोई फॉरेन इनकम है जो कि रिसीव हो रही है इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, भाई देखो रिसीव हो गई ना इंडिया में, अगर इंडिया में रिसीव हो गई तो सबके हाथ में टैक्सेबल। इनकम अर्न होती है और रिसीव होती है आउटसाइड इंडिया, बट बाद में रेमिट कर दी जाती है इंडिया में, रेमिटेंस को कोई इज्जत नहीं दी है, रेमिटेंस किया है नहीं लगेगा इंडिया में टैक्स, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29, कोई पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है, मतलब कोई पुराना प्रॉफिट हुआ था 2006-7 में फॉरेन में, उसको 1920 में इंडिया में लेके आ गए, तो असेसमेंट ईयर 2021 में किसके हाथ में टैक्स लगेगा, किसके हाथ में भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक तरीके से रेमिटेंस हुआ ना, पहले वहां पे इनकम अर्न किया था, बाद में तुमने क्या किया, रेमिट किया है। क्वेश्चन नंबर 13, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट द फॉलोइंग इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स, अगर असेसी कौन है, आर बट एन ओ आर है, करेक्ट है, तो इसके केस में कौन सी इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगी, सबसे पहले बिजनेस इनकम एक्रूइंग आउटसाइड इंडिया, ये तो नहीं होगी। देखो आर एंड एन ओ आर और नॉन रेजिडेंट के हर पॉइंट सेम है, बस एक ही पॉइंट अलग है कि कोई ऐसा बिजनेस है जिसका इनकम फॉरेन में एक्रू अराइज रिसीव वगैरह हो रहा है, पर वो बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप अगर इंडिया में है,
सेटअप अगर इंडिया में है या ऑपरेट इंडिया से हो रहा है तो वो केस में वो इनकम आर एंड एनओआर के हाथ में टैक्स लगेगा, बट नॉन रेजिडेंट के हाथ में नहीं लगेगा। ठीक है, अगर एक्रू आउटसाइड इंडिया है तो टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी का इनकम है जो एक्रू आउटसाइड इंडिया है, टैक्स नहीं लगेगा। इनकम एक्रूइंग आउटसाइड इंडिया इफ इट इज डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। ये क्या बोल रहा है सर? ऐसी इनकम है जो कि एक्रू आउटसाइड इंडिया हो रही है पर ऐसे बिजनेस से हो रही है जो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। तो यही तो मैं पॉइंट बोल रहा था आपको, ये आर एंड एनओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी पर नॉन रेजिडेंट के हाथ में नहीं होगी। और लास्ट में कोई ऐसी इनकम जो इंटरेस्ट इनकम है जो एक्रू एंड आउटसाइड हो रही है, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द फॉलोइंग इनकम ऑफ मिस नरगिस। नरगिस की कुछ इनकम दी हुई है, वो जो नरगिस है वो नॉन रेजिडेंट है, तो उसके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी कौन सी नहीं होगी उसके बारे में बोला है। सबसे पहले सैलरी मिला है उसको 2 महीना रिसीव हुआ है दिल्ली में, ये तो टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक अकाउंट से मुंबई में, मुंबई में सेविंग बैंक भाई टैक्सेबल होगा पर इसका 80 टीटीए में जब कंपटीशन करते हैं तो डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक, एग्रीकल्चर इनकम इन बांग्लादेश एंड इन्वेस्टेड इन शेयर्स इन बांग्लादेश। बांग्लादेश से कोई इनकम एक्रू अराइज हो रही है, नॉन रेजिडेंट है, तो भाई इंडिया में हम क्यों टैक्स लेंगे। और चौथा, अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया पास्ट नॉन टैक्स प्रॉफिट होता है, ये रेमिटेंस है, ये भी नहीं होगा। तो पहला और दूसरा जो इनकम है ये क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर आते हैं। Which out of the following criteria determines the place of effective management poem in order to treat foreign company as a resident in India during the previous year as per guideline। मतलब क्या है कि पोयम में कौन सा मीटिंग का क्राइटेरिया देखना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जनरल मीटिंग ऐसा कुछ नहीं होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता, बोर्ड मीटिंग यस। एक जब 7-8 उसमें ऐसे थियोरेटिकल पॉइंट है कि अगर अपन वो जो भी अपना फिक्स असेट का क्राइटेरिया है या असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया का क्राइटेरिया है, एबीओआई टेस्ट था ना वो है, या फिर अपना जो एम्प्लॉय वाला टेस्ट है या पेरोल एक्सपेंस वाला टेस्ट है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो पाते तो उसके साथ साथ एक और चीज देखना पड़ता है, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग अगर हाफ से ज्यादा इंडिया में होता है रहा तो बोर्ड मीटिंग का क्राइटेरिया पोएम में है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बोर्ड मीटिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%। 12% से ज्यादा आरपीएफ में अगर कंट्रीब्यूट करते हो तो सेक्शन 7 के हिसाब से इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया माना जाएगा। तो इनकम डीम टू रिसीव फ्रॉम सैलरी, सैलरी का इनकम होता है, प्रोविडेंट फंड आपको पता है सैलरी में आता है, तो कहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 4, which of the following income is not chargeable to tax in case of students who is resident but R and NOR। R and NOR है तो इसके केस में कौन सी इनकम है जो कि टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में। सबसे पहले इनकम एक्रू हो रही है आउटसाइड इंडिया पर रिसीव इंडिया में हो रही है तो ये तो टैक्सेबल होगा। इनकम अर्न इन इंडिया भाई ऑब्वियस सी बात है टैक्सेबल होगा। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ये नहीं होता है, करेक्ट। रेमिटेंस है, रेमिटेंस के ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं लेंगे। और इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये अगर नॉन रेजिडेंट होता तो टैक्सेबल नहीं होता, पर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो ये टैक्सेबल होगा। तो आंसर इस थी। फिर 35 के ऊपर आते हैं, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन हैंड ऑफ। मतलब अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसके हाथ में कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो पहली क्या है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखो, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कोई लोन लेते हैं, फॉरेन से लोन लेते हैं, उसके रिलेटेड कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो ये हमेशा 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 डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया माना जाता है। पर उसका एक्सेप्शन बस ये है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट अगर यूज कर दिया है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर यूज किया है तो नहीं होता। पर यहाँ पे तो सिर्फ इतना बोला है ना कि इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट पे किया है तो ये तो हमेशा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सेकेंड है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, सेक्शन 9(1) के हिसाब से ये भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। ये 9(1)(5) के हिसाब से टैक्सेबल होगा। फिर इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑन मनी बोरोड एंड यूज आउटसाइड इंडिया फॉर कैरिंग अ बिजनेस। ये समझो क्या है, इंटरेस्ट आपको मिला है रेजिडेंट से, ये यहाँ पे रेजिडेंट है, इसने क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया है, ये वाला इंटरेस्ट है रेजिडेंट ने पे किया। पर प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ यूज हुआ है, जो मनी बोरो किया था वो यूज हुआ है आउटसाइड इंडिया, फॉरेन में यूज हुआ है बिजनेस करने के लिए, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा।
तो आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के केस में हु इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिविजुअल के केस में कौन ऐसा है जो कि इन द केस ऑफ इंडिविजुअल हु इज नॉट, मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल है जो आर एंड एन ओ आर है, द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया आउट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी टैक्सेबल, मतलब इनमें से कौन सी इनकम इंडिया में बेसिकली चार्ज होने वाले। रेंटल इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री नहीं होगा, फॉरेन में फॉरेन का इनकम मिल रहा है, आर एंड एन ओ आर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ये सेम क्वेश्चन है जो ऊपर आया था, कट कर सकते हो, जो ऑप्शन सी है। अगर बिजनेस इंडिया में है, इससे कंट्रोल हो रहा है, उसका इनकम कोई अक्रू हो रहा है फॉरेन में, तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर बिजनेस कंट्रोल है कहाँ से, इंडिया से। 37 पे आते हैं, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री इज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया है जून 19 में। इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि एजम्पशन लिया हुआ है कि जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है वो कहाँ पे, फॉरेन कंट्री, मतलब समझो पाकिस्तान में है, करेक्ट है, और ये इनकम रिसीव हो रहा है कहाँ पे, इंडिया में हो रहा है। तो जो आपका एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से मिलता है ना, वो 10(1) में एग्जेम्प्ट होता है, सेक्शन 10(1) में। पर फॉरेन कंट्री से जो एग्रीकल्चर इनकम आपको मिलता है वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है इंडिया में, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो ये एजम्पशन लिया हुआ है कि जो असेसी है वो आर एंड ओ आर है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो वो केस में उसके हाथ में क्या हो जाएगा, एक तो ये टैक्सेबल होगा, या फिर एजम्पशन देखो आंसर डी है, क्योंकि पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, आंसर डी लिखा हुआ है। तो इसमें ये क्वेश्चन में ऐसा मुझे लग रहा है कि एजम्पशन दिया हुआ है कि जो आपका एग्रीकल्चर इनकम है वो कहाँ इंडिया में रिसीव हो चुका है, जो कि कहाँ का है, फॉरेन के एग्रीकल्चर बैंक का। अगर इंडिया में रिसीव हो चुका है तो सबके हाथ में ही टैक्सेबल होगा, भले ही सामने वाला कोई भी हो। पर अगर ऐसा होता कि इनकम इंडिया में नहीं रिसीव हुआ है, फॉरेन का इनकम है, फॉरेन में पड़ा है, तो सिर्फ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर आते हैं। महेंद्र इज बॉर्न इन 1996 है, तो मेरा डिटेल है, मतलब महेंद्र करके एक आदमी है जो कि 1996 में बॉर्न हुआ है। उसके फादर 1950 में बॉर्न हुए हैं, मदर बॉर्न हुई है यूएसए में, फादर इंडिया में, और ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पे है, यूएसए में। तो देखो अगर मदर पेरेंट्स जो है वो इंडिया में बॉर्न नहीं हुए, खुद असेसी इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ, और उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी इंडिया में बॉर्न नहीं हुए, तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, इंडियन रेजिडेंट भी नहीं है। तो मिस्टर महेंद्र क्या होगा, ना तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा, ना इंडियन रेजिडेंट होगा, ना आर एंड ओ आर कुछ होगा, सीधा सीधा वो क्या होगा, फॉरेन रेजिडेंट होगा। 39 पे आते हैं, टैक्स सेंटर लिमिटेड इंडियन कंपनी जिसका पोएम सिचुएटेड है इंडिया में, इंडियन कंपनी है तो देखने की जरूरत है भाई, सीधा सीधा रेजिडेंट है, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, तो ये इंडियन कंपनी है तो क्या होगा, रेजिडेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, Mr. M, a foreign citizen but person of Indian origin, visited India during previous year 2021. M जो है वो क्या है, फॉरेन का सिटीजन है, पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट करने आता है इंडिया तो आपको सिर्फ 182 डेज देखना है, और उसका एक एक्सेप्शन अभी आया है कि अगर उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, प्लस वो 120 दिन इंडिया में रहता है प्रीवियस ईयर में, और 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज से ज्यादा रहता है, तो वो क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा, करेक्ट है। तो उसका क्या स्टोरी है कि वो प्रीवियस ईयर 2021 में इंडिया में आया है 175 डेज के लिए, तो 182 डेज के लिए तो नहीं आया, करेक्ट है। तो कितने दिन के लिए आया है, 175 डेज के लिए आया है, और उसका पिछले 4 साल में 400 दिन इंडिया में रहा है, ठीक है। उसका इंडियन सोर्स से इनकम, इनकम फ्रॉम एफडी कितना है, 25,50,000 है भाई, 25,50,000 एफडी से इनकम है, मतलब इंडियन सोर्स से इनकम उसका 15 लाख रुपए से ज्यादा है, प्लस वो 120 दिन से ज्यादा रहा है प्रीवियस ईयर में, और 4 साल में 400 दिन से ज्यादा रहा है, तो वो क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। सर क्या रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा, नहीं, हमेशा ऐसे क्राइटेरिया, ये वाले क्राइटेरिया में जो भी रेजिडेंट बनेगा, एक ये वाले क्राइटेरिया में, और एक कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, डीम्ड रेजिडेंट, सेक्शन 6(1)(a), ये दो क्राइटेरिया में हमेशा जो रेजिडेंट बनेगा ना, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा, हमेशा हमेशा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर आते हैं। मिस्टर रमेश, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इज एम्प्लॉयड इन अ इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया। रमेश करके एक आदमी है जो कि इंडिया के ऑस्ट्रेलिया में एम्बेसी है, वहाँ पे जॉब करता है, नॉन रेजिडेंट है, टाइम से उधर रहता है तो नॉन रेजिडेंट होगा। ही रिसीव सैलरी एंड अलाउंस, गवर्नमेंट से मिलता है उसको। आई एम सॉरी, तबीयत थोड़ा खराब हो गया। 31 मार्च 2021 को, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन ऑस्ट्रेलिया,
जो वो ऑस्ट्रेलिया में एम्बेसी को सर्विस देता है उसके रिलेटेड उसको पेमेंट मिलता है इंडियन गवर्नमेंट से, तो ये सेक्शन 913 में आता था, करेक्ट है। तो इस केस में क्या होता है, जो सैलरी मिलता है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पर अलावेंस और परक्यूजिट जो भी मिलेंगे वो क्या होंगे, आपके टैक्सेबल होंगे, करेक्ट है। तो वही पॉइंट है, तो इसमें ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। सैलरी जो रिसीव मिलता है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पर जो अलावेंस और परक्यूजिट्स होते हैं वो टैक्सेबल होंगे। इसके ऊपर हम लोग ने क्लास में क्वेश्चन भी किया था। उसके बाद है इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग 15 लाख रुपया। मतलब क्या है, इंडिविजुअल है जो कि इंडिया का सिटीजन है जिसका टोटल इनकम है अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब इंडियन सोर्स से उसका इनकम कितना है, 15 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है। इन द प्रीवियस ईयर वुड बी डीम्ड टू बी डैश इन इंडिया इफ इट इज नॉट लायबल टू पे, ये सेक्शन 61A है। कौन सा सेक्शन है सर, सेक्शन 61A। डीम रेजिडेंट की बात करता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, कौन है, इंडियन सिटीजन है जो कि दुनिया में कहीं पे भी टैक्स नहीं भर रहा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डोमिसाइल या फिर रेसिडेंस या अदर क्राइटेरिया। एग्जांपल याद करो, क्लास में मैंने दुबई वाला दिया था, एक दुबई में जॉब कर रहा है, ठीक है। अगर कोई इंडिया से बाहर, इंडिया का सिटीजन है, इंडिया से बाहर है, जो कि कहीं पे भी दुनिया में टैक्स नहीं भर रहा और उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, मतलब फॉरेन सोर्स को छोड़ के जो भी इनकम है वो इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो हम क्या मान लेंगे बेटा, हम ये मान लेंगे कि वो क्या है, रेजिडेंट है। पर हमेशा कौन सा रेजिडेंट होगा, आर बट NOR होगा। क्वेश्चन नंबर 43, 44 और 45 पोएम के रिलेटेड है, जो कि हम लोग ने अभी वो रिवीजन में डाला तो उसमें कवर होगा वो क्वेश्चन है, और एकदम आपके CS के स्टडी मटेरियल से एज इट इज उठाया हुआ है, तो इतना कुछ टेंशन की बात नहीं है, आप देख लेना, विद एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल में भी दिया हुआ, इजी है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, मिस्टर डी एन इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है 22 नवंबर 2020 को फॉर द फर्स्ट टाइम टू वर्क एन ऑफिसर अ कंपनी इन फ्रांस, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है, 182 दिन देखना है, 182 डेज। 22 नवंबर को जा रहा है, मतलब अप्रैल का 30 दिन इंडिया में रहा है, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 22। ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा लीव्स इंडिया ऑन 22 ऑफ 11, तो ऐसे मत काउंट करना 27 नवंबर में कितना दिन बचा, 8-9 दिन बचा, दिसंबर में 31, नहीं, इंडिया छोड़ के गया है, उससे पहले वो इंडिया में था तो उसके पहले का अपने को काउंटिंग करना है। तो ये 61 + 61 + 61 + 31 + 22, 236 डेज इंडिया में रहता है, तो इंडिया का रेजिडेंट है, ठीक है। इन सेकेंड एडिशनल कंडीशन असेसी हैव स्टेड इन इंडिया, सेकेंड कंडीशन क्या था, पिछले 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा, और पिछले 10 साल में 2 साल या उससे ज्यादा रेजिडेंट। तो मोर देन 730 डेज नहीं, 730 डेज और मोर करेक्ट है। 365 डेज कुछ नहीं था, 182 डेज कुछ नहीं था, तो एक तो ये आपका कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका एक और कंडीशन आता है कि 10 साल में 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, और HUF के केस में मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब बेसिक एग्जाम्पशन HUF के केस में क्या होता है, 2,50,000 होता है। तो यहाँ तक अपन ने नहीं तो कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 80 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 90% पास्ट एग्जाम के थे। कुछ अमेंडमेंट जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस में आए हैं तो उसके रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से बना के डाले हैं। बाकी सब कुछ आपके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस थे। अभी ये सेशन के बाद मैं आपका नेक्स्ट सेशन में जो भी कंप्यूटेशन के रिलेटेड MCQs है जो पास्ट एग्जाम में आए हैं, प्लस जैसे मार्जिनल रिलीफ के रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं पास्ट एग्जाम के, तो वो मैं खुद से बना दूंगा। वैसे कुछ 50 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो इसमें हम लोग सरचार्ज का कैलकुलेशन, सेस का कैलकुलेशन, टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ओके भाई, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।